नमस्कार, मैं हूं वनीसा राणा। स्वागत है आपका बुक्स इन वॉइस के भारत की वाणी कार्यक्रम में। आज हम आपको भारतीय इतिहास के उस महान सम्राट की गाथा सुनाने जा रहे हैं जिनका नाम न्याय, बुद्धिमत्ता और आदर्श शासन का प्रतीक बन चुका है। सम्राट विक्रमादित्य। सम्राट विक्रमादित्य भारतीय इतिहास के उन महान शासकों में से गिने जाते हैं जिनका नाम न्याय, विद्या और आदर्श शासन का प्रतीक बन चुका है। वे केवल युद्धों में विजय पाने वाले सम्राट नहीं थे, बल्कि ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने राज्य में धर्म, नैतिकता और संस्कृति को सर्वोच्च स्थान दिया। उनके शासनकाल को भारत के स्वर्ग युग के रूप में स्मरण किया जाता है, जहां जनता को न्याय, सुरक्षा और सम्मान प्राप्त था। विक्रमादित्य विद्वानों और कलाकारों के महान संरक्षक थे। उनके दरबारों में नवरत्नों जैसे विद्वान उपस्थित रहते थे, जिन्होंने साहित्य, ज्योतिष और विज्ञान के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। इसी काल में भारतीय ज्ञान परंपरा को नई दिशा मिली। सिंहासन बत्तीसी और बेताल पचीसी जैसी कथाएं उनके चरित्र, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता को जनमानस तक पहुंचाती है। सम्राट विक्रमादित्य का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा शासक वही होता है जो शक्ति के साथ करुणा और विवेक को संतुलित रखे। उनका आदर्श शासन आज भी प्रेरणा देता है कि नेतृत्व का वास्तविक उद्देश्य प्रजा का कल्याण और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा होना चाहिए। तो आइए सुनते हैं सम्राट विक्रमादित्य का जीवन परिचय। विक्रमादित्य एक आदर्श राजा थे। वे जितने शक्तिशाली थे उतने ही गुणवान थे। उन्हें राजसत्ता से मोह नहीं था, परंतु जब समय की आवश्यकता उन्होंने अनुभव की तो वे राजा भी बने और अद्वितीय शौर्य तथा गुणवत्ता से उन्होंने शासन किया। इसलिए उन्हें युग निर्माता कहा गया है। विक्रमादित्य एक युग का निर्माता। विश्व इतिहास में केवल कुछ ही लोगों को इन शब्दों से संबोधित किया जा सकता है। छठे विक्रमादित्य उनमें से एक थे। युग निर्माता कौन है? वर्षों की गणना करने की कोई विधि हमारे पास होनी चाहिए, अन्यथा जब हम किसी घटना के विषय में सोचेंगे, ये कैसे बता सकेंगे कि घटना कब हुई? स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में हुआ था। सर सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि कब क्या हुआ। यदि हम ये नहीं कर सके तो हमारे लिए इन विषयों पर चर्चा करना कितना कठिन होगा। सामान्यतः हम ईसा युग का अनुसरण करते हैं। 1947 का अर्थ है कि ईसा के जन्म से 1947 वर्ष बाद। ईसा युग का अनुसरण केवल पश्चिम के ईसाई लोग करते हैं। भारत में ब्रिटिश राज्य के उदय के साथ ही यह हमारे पास आया। इसका अर्थ है कि ईसा मसीह एक युग निर्माता थे। भारत सरकार अब शालिवाहन शक या युग मानती है। ईसा युग से 78 वर्ष बाद यह युग आरंभ होता है। राजा शालिवाहन के नाम से यह युग माना जाता है। वे एक युग निर्माता थे। यदि देशवासी किसी व्यक्ति के जन्म या राज्याभिषेक दिवस से वर्षों की गणना करते हैं तो इसका अर्थ है कि उक्त व्यक्ति वास्तव में बड़ा महान रहा होगा। युग निर्माता विक्रमादित्य। करीब 850 वर्ष पूर्व चालुक्य विक्रम युग का उदय कर्नाटक में हुआ। छठे विक्रमादित्य सन 1077 की 26 फरवरी को सिंहासन पर बैठे। उसी दिन से चालुक्य विक्रम युग प्रारंभ हुआ। यह उनकी शक्ति और महानता का परिचायक है। उन्होंने अनेक राजाओं को परास्त किया और अपनी महानता प्रदर्शित की। क्या हम किसी व्यक्ति को इसलिए महान मान लें क्योंकि वो शरीर से बलवान है या उसके पास शक्तिशाली सेना है? निश्चय ही
ये हम नहीं मान सकते। कहा जाता है कि राक्षस बड़े बलवान थे, सब उनसे डरते थे, किंतु कोई उनका आदर नहीं करता था। सभी उनसे घृणा करते थे। किसी को दूसरों की भलाई के लिए अपनी शक्ति प्रदर्शित करनी चाहिए। एक घोड़ा आंधी के समान तेज हो सकता है, किंतु उसे नियंत्रित करने लगाम की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार से शक्ति और बुद्धि दोनों आवश्यक होती हैं। विक्रमादित्य शक्तिशाली थे, गुणवान भी थे। उनके शासनकाल में लगातार लड़ाइयों के बावजूद भी जनता निडर थी। उनका ध्येय जन कल्याण के लिए राज्य करना था। इसके अतिरिक्त वे दयालु और लोगों के लिए सहायक थे। उन्होंने जगदेव नामक राजा के साथ स्नेह और आत्मीयता से ऐसा व्यवहार किया कि जगदेव अपना राजपाट छोड़कर विक्रमादित्य का दरबारी हो गया। विक्रमादित्य बहादुरी में अद्वितीय माने जाते थे। कई राज्य उनके अधिकार क्षेत्र में थे, किंतु वे अपनी महानता का उपयोग अच्छे लोगों की सहायता करने और बुरे लोगों को सजा देने में करते थे। सभी दृष्टि से वे अपने नाम पर एक युग का जन्म देने के अधिकारी थे। महान चालुक्य वंश। कर्नाटक का इतिहास 2000 वर्षों से भी अधिक पहले का है। इस अवधि में कई राजवंश शासन पर आए। चालुक्य इनमें सर्वाधिक महान वंशों में से था। कर्नाटक के इतिहास में 2 बार वे प्रमुखता से आगे आए। पहली बार जब वे शक्तिशाली थे। बदामी या वातापी उनकी राजधानी थी। 2050 वर्षों के शक्तिशाली राजकाल के बाद वे मान्यखेता के राष्ट्रकूट से परास्त हुए। 1000 वर्ष पूर्व 973 में चालुक्य वंश के तैलप द्वितीय स्वतंत्र हो गए। कल्याण उनकी राजधानी थी। वो बड़ा शक्तिशाली था। उसे कई शत्रुओं का सामना करना पड़ा, किंतु उसने सबको परास्त कर दिया। उसके तथा मालवा के परमार मुंज के मध्य कई लड़ाइयां हुई। मुंज परास्त हुआ और मारा गया। उनकी लड़ाई भयानक थी। कवियों ने भी अपनी कविताओं में उनके शौर्य का वर्णन किया है। बहादुर तैलप ने लोगों के कल्याण के लिए राज्य किया। कन्नड़ के महान कवि रान्ना भी उन्हीं के दरबार में थे। क्या आपने साहस भीम विजय के बारे में सुना है? ये कन्नड़ की उत्तम कविताओं में से एक है। ये गदा युद्ध के नाम से भी परिचित है। कवि ने अपनी रचना में महाभारत के एक अंश का उल्लेख किया है। रान्ना का भाषा पर अच्छा अधिकार था। उसने भीम और दुर्योधन के मध्य हुए गदा युद्ध का वर्णन किया है। भीम की विजय और दुर्योधन की हार का भी अच्छा चित्रण है। राजा ने अपने संरक्षक राजा यानी तैलप के पुत्र सत्याश्रय की तुलना भीम से की है। सत्याश्रय भी अपने पिता के समान बहादुर था। उसने अपने शत्रुओं का सफाया कर दिया। पुनः एक बार करीब 225 वर्षों तक चालुक्यों ने कर्नाटक पर राज किया। विक्रमादित्य, जो एक राजा तथा वीर योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हुए, वे भी इसी वंश के थे। यही वो बालक है। उसकी महानता उसी समय प्रकट हो गई थी जब वे बहुत छोटे थे। जब उन्हें युवराज के उच्च पद पर बिठाने का मौका आया, तब उन्होंने मना कर दिया था। सोमेश्वर प्रथम विक्रमादित्य के पिता थे। उनके 3 पुत्र थे, सोमेश्वर द्वितीय, छठे विक्रमादित्य तथा चतुर्थ जयसिंह। प्रारंभ से ही विक्रमादित्य बहुत चतुर तथा साहसी थे। उनके पिता को उन पर बड़ा गर्व था। जब सोमेश्वर प्रथम ने गद्दी संभाली, उस समय उनके चारों ओर कई पड़ोसी शत्रु राजा थे। उनके और चौल राजाधिराज के मध्य भयंकर दुश्मनी थी। उन दोनों में अक्सर लड़ाई होती थी। अंत में राजाधिराज की मृत्यु हो गई। अन्य राजा भी चालुक्य राज पर आक्रमण करते थे। अतः सोमेश्वर ने अनुभव किया कि किसी के लिए यह सहज कार्य नहीं है कि वो राजगद्दी पर आरूढ़ हो और उसकी रक्षा भी करे। सोमेश्वर हमेशा ये सोचते थे कि वीरों में से ही कोई वीर राजगद्दी को सुरक्षित रख सकता है। सोमेश्वर अपने पुत्रों की ओर देख रहे थे कि इनमें से कौन उनका उत्तराधिकारी होने लायक है। उनका बड़ा लड़का सोमेश्वर द्वितीय
शक्तिशाली व्यक्ति नहीं था। विक्रमादित्य ही अजेय और सिंह के समान थे। अतः राजा ने सोचा कि वही उत्तराधिकारी होने योग्य हैं। यही बालक राज्य की रक्षा कर प्रजा को सुरक्षित रख सकता है, ये राजा ने सोचा। मैं युवराज बनना नहीं चाहता। राजा सोमेश्वर वृद्ध होते जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि उन पुत्रों में से किसी को महान राज्य का युवराज घोषित करना उचित होगा। इससे राजा को छोटे राजाओं को हराने और राजकार्य ठीक ढंग से चलाने में सहायता मिलेगी। जनता भी अपने होने वाले राजा को इज्जत देगी तथा युवराज को राजकाज चलाने का प्रशिक्षण मिलेगा। लड़कों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। एक दिन राजा ने विक्रमादित्य को बुलाया और कहा, मेरे पुत्र, तुम मेरे उत्तराधिकारी होगे। जब तक मैं जीवित हूं, मैं चाहता हूं कि तुम युवराज बनो। मेरा भी बोझ हल्का हो जाएगा और तुम भी कुछ अनुभव प्राप्त करोगे। युवक के कंधों पर बड़ा बोझ आ गया। बिना मांगे ही युवराज जैसे महत्वपूर्ण पद का भार उसे सौंपा जा रहा है। कितना भाव विभोर, कितना आनंदित करने वाला वो क्षण था। पर मैं युवराज नहीं बनना चाहता। सोमेश्वर मुझसे बड़े हैं, उन्हें आप ये पद दीजिए, विक्रमादित्य ने कहा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और आनंद भी। उन्हें अपने पुत्र पर बड़ा गर्व था। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। बड़ा लड़का सोमेश्वर द्वितीय युवराज बना। यद्यपि विक्रमादित्य युवराज नहीं बने, किंतु उन्हें कुछ जिम्मेदारियां सौंपी गईं। भारत के छोटे छोटे राज्य अक्सर आपस में झगड़ते रहते थे। मालवा के परमार राजा भोज की मृत्यु हो गई थी। राजगद्दी के लिए दो लोगों, उदयादित्य तथा जयसिंह के मध्य लड़ाई हुई। उदयादित्य ने चौल महाराज से सहायता मांगी तो जयसिंह ने सोमेश्वर से सहायता के लिए आग्रह किया। चालुक्य राजा ने विक्रमादित्य के नेतृत्व में जयसिंह की सहायता के लिए सेना भेजी। विक्रमादित्य ने मालवा में प्रवेश किया और उदयादित्य को परास्त किया और जयसिंह को गद्दी पर बिठाया। वापसी के समय कृष्णा नदी के तट पर उन्होंने डेरा डाला था। वहीं उन्हें अपने पिता की मृत्यु की दुखद खबर मिली। उनके पिता की तुंगभद्रा नदी में डूबने से मृत्यु हुई थी। विक्रमादित्य को भारी दुख हुआ। पिता की मृत्यु के उपरांत धार्मिक विधि पूर्ण करने के बाद वो कल्याण लौट आए। सन 1068 में उनका भाई सोमेश्वर द्वितीय राजगद्दी पर बैठा और भुवन के मल्ल यानी विश्व को बेजोड़ कुश्तीबाज की उपाधि से विभूषित हुआ। नए राजा को युद्ध का अधिक अनुभव नहीं था। शत्रुओं ने सोचा कि राज्य पर हमला करने का यह अच्छा अवसर है। चौल राजा वीर राजेंद्र ने आक्रमण किया, पर चालुक्य सेना के आगे वीर राजेंद्र भाग खड़ा हुआ। सोमेश्वर द्वितीय ने अपने राज्य को कई क्षेत्रों में विभाजित किया। उसने अपने भाइयों को इन क्षेत्रों को देखने नियुक्त किया। युवराज विक्रमादित्य गंगावादी में तथा जयसिंह नोलंब सिंधवादी में राजा के प्रतिनिधि नियुक्त हुए। शंकालु बड़ा भाई। क्या तुम्हें याद है कि विक्रमादित्य ने मालवा के जयसिंह की मदद की थी? दूसरी बार जब युद्ध हुआ तो उदयादित्य ने जयसिंह को परास्त किया और स्वयं मालवा का राजा बन गया। जयसिंह ने पुनः सोमेश्वर द्वितीय की सहायता मांगी। इस समय उसने अपने भाई को नहीं भेजा क्योंकि उस पर वो विश्वास नहीं करता था। सोमेश्वर को इस बात का भय था कि विक्रमादित्य मालवा राजा की सहायता पाकर अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। उसे डर था कि विक्रमादित्य कहीं उसके लिए खतरा न बन जाए। अतः सोमेश्वर ने स्वयं जयसिंह की सहायता करने सेना का नेतृत्व किया, किंतु वो विफल रहा। उदयादित्य ने सोमेश्वर को परास्त किया तथा वो लज्जित होकर लौटा। चौल राजा का दामाद। चौल महाराज वीर राजेंद्र चालुक्यों से पहले ही परास्त हो चुके थे। उसने सोचा कि राजा की गैर हाजिरी में जो कि मालवा गया था, वो चालुक्य राज्य पर कब्जा कर सकता है। अतः वह सेना लेकर रवाना हुआ और उसने रात्तिपादी नामक शहर पर कब्जा कर लिया। किंतु उसने युवराज विक्रमादित्य का कोई ख्याल नहीं किया था। विक्रमादित्य ने चौल सेना को चुनौती दी। लड़ने की अपेक्षा चौल राजा ने
विक्रमादित्य से समझौता कर लिया तथा अपनी लड़की की शादी उनके साथ कर दी। उसने उसे कर्नाटक क्षेत्र भी दे दिया जो कि उसके राज्य में था। विक्रमादित्य जानते थे कि उनका भाई उन पर विश्वास नहीं करेगा। चौल राजा के साथ उनका गठबंधन भाई के विरुद्ध सहायक होगा, यह मानकर उन्होंने शादी के लिए स्वीकृति दे दी। एक कहावत है कि आदमी योजना बनाता है और भाग्य पूर्ण नहीं होने देता। विक्रमादित्य ने देखा कि उनका गठबंधन सहायक न होकर बोझ सिद्ध हुआ है। चौल राजा उनकी सहायता करते, इसके बदले विक्रमादित्य को ही चौल राजा की सहायता करनी पड़ी। वीर राजेंद्र की मृत्यु के बाद प्रजा ने उसके साले अधिराजेंद्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह पर वो काबू नहीं पा सका। विक्रमादित्य ने उसे राजगद्दी को सुरक्षित रखने में मदद की, किंतु अधिराजेंद्र को शीघ्र गद्दी छोड़नी पड़ी क्योंकि पूर्वी चालुक्य राजा राजेंद्र द्वितीय ने उसे परास्त कर दिया। त्रिभुवन मल्ल। राजा सोमेश्वर का अपने भाई पर अविश्वास जारी रहा। इसी अविश्वास के कारण उसने अपने भाई को मालवा राजा की सहायता करने नहीं भेजा। वो स्वयं गया और परास्त होकर लौटा। यह लगातार लड़ाइयों का समय था, अतः कई राजा चालुक्य राज्य पर कब्जा करने लालायित थे। यदि राजा शक्तिशाली नहीं होता तो उसका राज्य छिन जाने की प्रबल संभावना थी। इस समय प्रजा भी सुखी नहीं थी। उसे खतरों के मध्य रहना पड़ रहा था। वो अपनी रक्षा के लिए शक्तिशाली शासक चाहती थी। सोमेश्वर न तो शक्तिशाली था और न अपने कर्तव्यों के प्रति सजग था, किंतु विक्रमादित्य प्रजा की खुशहाली के प्रति सजग था। राज्य की स्थिति बद से बदतर होते देखकर विक्रमादित्य ने राज्य की बागडोर संभालने का निश्चय किया, किंतु यह सरल नहीं था। आखिर सोमेश्वर राजा था, उसके कुछ समर्थक भी थे। विक्रमादित्य को सोच विचार कर सावधानी पूर्वक कार्य करना पड़ा। कुछ सरदार सोमेश्वर के प्रति प्रामाणिक थे। विक्रमादित्य ने उनको अपने पक्ष में करने का निश्चय किया ताकि भाई को परास्त किया जा सके। उन्होंने गोवा के कदंब जयकेशी की पुत्री से विवाह किया तथा उसका समर्थन प्राप्त किया। उन्होंने कुछ अन्य लोगों से भी मित्रता कर ली। पश्चात त्रिभुवन मल्ल की उपाधि धारण की। चालुक्य विक्रम युग। त्रिभुवन मल्ल यानी तीनों लोकों के विजेता उपाधि केवल राजा लोग ही धारण कर सकते थे। जब विक्रमादित्य ने यह उपाधि धारण की, राजा सोमेश्वर परेशान हो गए। राजा ने सोचा कि उसके भाई की छोटे प्रजाओं से दोस्ती खतरे की निशानी है। उसने चौल राजा कुलोत्तुंग प्रथम से दोस्ती की। यदि अब संघर्ष होता तो विक्रमादित्य को एक साथ दो शत्रुओं, अपने घर में भाई सोमेश्वर द्वितीय तथा चौल राजा कुलोत्तुंग प्रथम का सामना करना पड़ता। कुलोत्तुंग ने विक्रमादित्य के राज्य के अंतर्गत आने वाले कोलार में घेरा डाल दिया। लड़ाई शुरू हो गई। चौल सेना परास्त हो गई। कुलोत्तुंग अपने राज्य को वापस ले, इससे पहले विक्रमादित्य अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाना चाहते थे। अतः उन्होंने अपने भाई के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और उसे परास्त कर बंदी बना लिया। उसके बाद सोमेश्वर का क्या हुआ पता नहीं चल सका। इस समय तक विक्रमादित्य 20 वर्षों में अनेक लड़ाइयां लड़ने के कारण काफी अनुभव प्राप्त कर चुके थे। उन्हें अपने पिता और भाई के कारण कई लड़ाइयां लड़नी पड़ी थी और अनेक राजाओं को उन्होंने हराया था। हार क्या है वे नहीं जानते थे। पिंगला वर्ष के चैत्र मास के प्रथम पखवाड़े में ही वीर विक्रमादित्य सिंहासन आरूढ़ हुए। अतः उसी दिन अर्थात 26 फरवरी 1077 से चालुक्य विक्रम युग की शुरुआत हुई। कुलोत्तुंग। विक्रमादित्य के शासनकाल में राज्यों के मध्य लगातार लड़ाइयां होती थी। वे स्वयं शत्रु विहीन नहीं थे। कुछ राजा उनके प्रति ईर्ष्या करते थे, किंतु उनके राज्य के अधिकांश भाग के लोग सुख समृद्धि का जीवन बिताने लगे। कुलोत्तुंग ने काफी प्रयत्न किए, पर विक्रमादित्य ने अपने शत्रुओं को कमजोर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। फलस्वरूप शत्रुओं ने हमले का इरादा छोड़ दिया। करीब 40 वर्षों तक दोनों एक दूसरे के कार्य में बाधा डाले बिना रहते रहे, किंतु विक्रमादित्य के राजकाल के अंतिम दिनों में शांति भंग हुई तथा उन्हें सेना की सहायता लेनी पड़ी। वेंगी नामक एक छोटा स्थान चौल राजा कुलोत्तुंग के पास था। कुलोत्तुंग की मृत्यु के बाद
विक्रमादित्य ने सेना भेजकर वेंगी पर कब्जा कर लिया। प्यारा भाई, एक दुश्मन। जयसिंह चतुर्थ विक्रमादित्य का छोटा भाई था। विक्रमादित्य राजा बनने के बाद भी अपने भाई को चाहते थे। जयसिंह भी अपने भाई का एक बड़ा सहायक था। राजा ने जयसिंह को युवराज बनाया और अपने प्रतिनिधि के रूप में बाणवासी भेज दिया। उन्हें अपने भाई पर पूर्ण विश्वास था। राजा द्वारा विजित कुछ और क्षेत्रों को उसमें मिलाकर राजा ने अपने भाई को बड़े प्रांत का शासक बना दिया। सत्ता पथभ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण रूप से पथभ्रष्ट करती है। जयसिंह के जीवन में यह सत्य सिद्ध हुआ। पहले वो अच्छा और कृतज्ञ था, किंतु शक्ति में वृद्धि के साथ ही उसकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ी। उसने अपने भाई को अंधेरे में रखकर उसके खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ किया। राजा के प्रतिनिधि के रूप में वो अपनी जिम्मेदारी भूल गया। वो ये भी भूल गया कि लोगों की सुख सुविधाओं पर ध्यान रखने के लिए राजा ने उसे नियुक्त किया है। उसने लोगों को परेशान करना और धनी लोगों को लूटना प्रारंभ किया। उसने अपनी सैन्य शक्ति भी बढ़ाई। जंगलों में रहने वाले क्रूर वनवासियों से उसने समझौता कर लिया। उसने अपने भाई के मित्रों के मध्य भी झगड़ा कराने का प्रयास किया। विक्रमादित्य को जो लोग चाहते थे तथा जो उनके प्रति प्रामाणिक थे, उन्होंने इसकी सूचना राजा को दी। अविश्वसनीय। विक्रमादित्य को यह विश्वास नहीं हुआ कि उनका प्यारा भाई उनके खिलाफ काम कर रहा है। यद्यपि विक्रमादित्य अपने बड़े भाई के प्रति प्रामाणिक थे, फिर भी उन पर संदेह किया गया, जिसके कारण भाइयों के मध्य लड़ाई हुई। अब राजा अपने छोटे भाई के साथ भी लड़ना नहीं चाहते थे। सोमेश्वर ने विक्रमादित्य को गलत समझा था, इसलिए अकारण उन पर संदेह करता था। विक्रमादित्य नहीं चाहते थे कि सोमेश्वर ने जो गलती की वे स्वयं करें। उन्होंने सत्य का पता लगाने कुछ अधिकारियों को भेजा। जासूस ये खबर लेकर लौटे कि जयसिंह राजा के खिलाफ काम कर रहा है। राजा बड़े दुखी हुए। वे अपने भाई के खिलाफ सेना का उपयोग नहीं करना चाहते थे। अतः उन्होंने जयसिंह के पास खबर भेजी। उन्होंने जयसिंह को स्मरण दिलाया कि यद्यपि उसे राजा की पदवी नहीं मिली है, किंतु उसे राजा के सारे अधिकार और कार्य प्राप्त हैं। उन्होंने बताया कि भाइयों की आपस में लड़ाई मूर्खता होगी। भाई के प्रति प्रामाणिक और आत्मीय भाव रखने की उसे सलाह भी दी। जयसिंह अपने भाई के प्यार को समझ नहीं सका। उसने सोचा कि उसका भाई कमजोर है, इसलिए इस प्रकार मित्रता का संदेश भेजा गया है। उसने सोचा कि वो राजा को परास्त कर सकता है, अतः उसने सेना तैयार की। कृष्णा नदी के किनारे तक वो बिना अवरोध के पहुंच गया। कुछ सरदार जो विक्रमादित्य के भी मातहत थे उसके साथ हो गए, जिससे उसे और आशा हो गई। अपने अधिकार में आए क्षेत्र के लोगों को उसने परेशान करना प्रारंभ किया। वो अपने भाई को अपमानजनक संदेश भेजने लगा। विक्रमादित्य ने स्वयं सेना का नेतृत्व किया तथा कृष्णा नदी की ओर रवाना हुए। उस समय भी भाई से लड़ने की उनकी इच्छा नहीं थी। उन्होंने उसके साथ शांति स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु व्यर्थ गया। हठी जयसिंह ने अपने भाई को कमजोर कहा। प्रारंभ में जयसिंह को सफलता मिली। राजा के सैनिक युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए। राजा ने बिखरे सैनिकों को एकत्र किया और लड़ने के लिए उत्साहित किया। जयसिंह की सेना डर गई। पराजित जयसिंह युद्ध भूमि से भाग खड़ा हुआ और उसने जंगलों में छिपने का प्रयास किया। जयसिंह के घोड़ों और हाथियों को राजा ने अपने कब्जे में ले लिया। जयसिंह की पत्नियों को बंदी बना लिया गया और अंत में राजा के सैनिकों ने जयसिंह को भी पकड़ लिया। अब क्या सजा दी जाए? जयसिंह को हथकड़ी लगाकर राजा के सामने पेश किया गया। वो इतना शर्मिंदा था कि अपने भाई की ओर देख भी नहीं सका। वो सिर झुकाकर खड़ा था। वो पिछली बातों का विचार कर रहा था। विक्रमादित्य ने उसे युवराज बना दिया तथा उसे उस क्षेत्र का गवर्नर बना दिया, किंतु जयसिंह भाई के प्रति कृतज्ञ होने के बदले षड्यंत्र करने लगा। राजा द्वारा आत्मीयतापूर्ण संदेश भेजने के बाद भी उसने लोगों को परेशान करना जारी रखा। उसने भाई को कमजोर कहा और अपमानजनक संदेश भेजा। जयसिंह ने सोचा कि उसने अनेक गलतियां की हैं, जिसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। स्वाभाविक रूप से क्या राजा को उसे सजा नहीं देनी थी? जयसिंह ने शर्म से सिर झुका लिया और डर के कारण कांपने लगा। कठोरता और सहृदयता।
विक्रमादित्य को अपने छोटे भाई की भूलों पर दया आ गई। उन्होंने हथकड़ी खुलवा दी तथा आत्मीयतापूर्वक कहा, डरो नहीं, तुम्हें किसी संकट में नहीं डालेंगे। कुछ लोगों के लिए सत्ता शराब के समान होती है। सत्ता के बिना वे अच्छे रहते हैं और ठीक ढंग से बर्ताव करते हैं, किंतु एक बार सत्ता पाने के बाद वे पागल के समान व्यवहार करने लगते हैं। सत्ता पाने के पूर्व वो अपने भाई को चाहता था तथा उसके प्रति प्रामाणिक भी था। सत्ता में वृद्धि होने के साथ ही वो शराबी के समान व्यवहार करने लगा। विक्रमादित्य ने अपने भाई को क्षमा कर दिया, किंतु उन्होंने पुनः उसे सत्ता नहीं सौंपी। उन्होंने जयसिंह के पुत्र मल्लिकार्जुन को उसके स्थान पर नियुक्त किया। यह घटना सन 1082 की है। भाई भाई में अंतर। सोमेश्वर, विक्रमादित्य तथा जयसिंह तीनों में जो विरोधाभास है वो काफी रोचक है। यह भी देखने योग्य है कि सत्ता पाने के बाद वे कैसा बर्ताव करते हैं। सोमेश्वर यह भूल गया कि विक्रमादित्य आसानी से युवराज हो सकते थे। सोमेश्वर विक्रमादित्य पर संदेह करता था, जिसके फलस्वरूप वो स्वयं संकट में फंसा। जयसिंह भी एक बार सत्ता पाने के बाद मूर्ख और महत्वाकांक्षी बन गया। विक्रमादित्य सत्ता पाने और अजेय होने के बाद भी धैर्यवान और दयालु रहे। मनुष्य की अच्छाई और गौरव की परीक्षा का सत्ता एक अच्छा साधन है। क्या यही सत्य नहीं? सच्चा त्रिभुवन मल्ल। विक्रमादित्य को कई लड़ाइयां लड़नी पड़ी। उदयादित्य के तीनों पुत्र जगदेव, लक्ष्मणदेव तथा नारवर्मा आपस में लड़ते थे। विक्रमादित्य ने जगदेव की सहायता की तथा उसे राजा बनाया, किंतु कुछ काल बाद ही नारवर्मा ने गद्दी छीन ली। चालुक्य राजा पुनः जगदेव की सहायता के लिए गए और उसे गद्दी वापस दिलाई। उनका जगदेव से पुत्रवत स्नेह रहा। वो उनसे काफी प्रभावित हुआ। उसने गद्दी छोड़ दी तथा विक्रमादित्य के एक दरबारी के रूप में रहने लगा। परमारों से राजा द्वारा विजित क्षेत्रों की देखभाल जगदेव करने लगा। राजा के लिए जगदेव ने कई लड़ाइयां भी लड़ी। विक्रमादित्य को होयसल से भी लड़ना पड़ा। होयसल राज्य के राजा विष्णुवरदान थे। राजगद्दी पर आने के 5 या 6 वर्ष के भीतर उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और त्रिभुवन मल्ल की उपाधि से विभूषित हुए। अपनी सेना के साथ उन्होंने तुंगभद्रा नदी पार की। जब तक विक्रमादित्य के राज्य के करीब 45 वर्षों का काल बीत चुका था तथा वे काफी बूढ़े हो गए थे, किंतु जब राज्य पर संकट आया उनमें जवानों के समान उत्साह आ गया। उन्होंने विष्णुवरदान तथा उनके सहयोगियों को 1122 में परास्त किया। उन्होंने विष्णुवरदान की पदवी भी धारण की। उन्हें और भी कई युद्ध बाद में करने पड़े। इन सब बातों से यह स्पष्ट होता है कि उन दिनों में किस प्रकार से राज्यों पर आक्रमण होने का खतरा बना रहता था तथा अस्तित्व टिकाए रहने के लिए सदैव युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता था। विक्रमादित्य वीरों में वीर थे तथा कभी परास्त नहीं हुए। वे कभी युद्ध करने और खून बहाने आतुर नहीं रहते थे, किंतु युवा अवस्था से बुढ़ापे तक उन्हें बार बार युद्ध करने को मजबूर किया गया। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार दक्षिण में हसन, तुमकुर तथा कडप्पा में तथा उत्तर में नर्मदा तक किया। उन्होंने स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व किया। वे अपनी सेना के लिए आदर्श के रूप में थे तथा उनके उदाहरण से सेना को उत्साह मिलता। सेना का संचालन वे कुशलता से करते थे। विक्रमादित्य और त्रिभुवन मल्ल उपाधि को उन्होंने सार्थक ही किया। एक राजा को बहुत बहादुर होना चाहिए, किंतु क्या यही पर्याप्त है? यदि राजा ने अपनी प्रजा के लिए कुछ नहीं किया तो उसके बहादुर और धनी होने का क्या अर्थ? राजाओं का मुख्य उद्देश्य प्रजा की खुशहाली तथा समृद्धि के लिए कार्य करना होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन और सत्ता दोनों हो, किंतु जो शान शौकत तथा ऐशो आराम से दूर रहे तथा जो जन सामान्य की भलाई के लिए कार्य करे, वो निश्चय ही महान है। साधारणतया जैसे ही किसी व्यक्ति को सत्ता और धन की प्राप्ति होती है, जैसे जैसे वो ऊपर उठते जाता है, उसका व्यक्तिगत आनंद और शान शौकत उसके लिए आवश्यक हो जाता है। यदि ऐसा नहीं होता तब वो आदर पाने का अधिकारी हो जाता है। जो भी शासन करते हैं उन्हें अपनी प्रजा का दिल जीतने का प्रयास करना चाहिए।
नियंत्रित सेना। युद्ध में व्यस्तता के दिनों में भी विक्रमादित्य अपनी प्रजा की सुरक्षा को भूलते नहीं थे। स्वभावतः युद्ध के दिनों में लोग भयभीत और परेशान रहते हैं। उन दिनों में एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रही सेना के लोग जनता को तकलीफ देते थे। सैनिक फसल को नष्ट कर देते और जनता से उनका सामान छीन लेते थे। विजयी सेना के लोग तो जीत गए क्षेत्र में लोगों के घरों में घुस जाते, लूटपाट करते, मकानों में आग लगा देते तथा लोगों की निर्दयतापूर्वक हत्या करते। विक्रमादित्य ने अपनी सेना में अच्छा अनुशासन कायम रखा तथा जीते गए क्षेत्र के लोगों को कोई तकलीफ न हो इसका ध्यान रखा। सेना जब कूच करती थी तो सैनिक जनता को कोई तकलीफ नहीं देते थे। सामान्यतः परास्त क्षेत्र के लोग शत्रु सेना के भय से गांव छोड़कर भाग जाते हैं। बाद में गांव या शहर उजाड़ दिया जाता है। विक्रमादित्य यह ध्यान रखते थे कि विजित क्षेत्र में अधिक गड़बड़ी या क्षति न हो तथा लोगों में गलतफहमी न फैले। नियमित कार्य बराबर जारी रहें। कृषि कार्य, व्यापार और यात्रा आदि सामान्य रूप से जारी रहे, ये वे चाहते थे। इसलिए लोग उनकी विजीत सेना से भयभीत नहीं रहते थे। वास्तव में अक्सर यह होता है कि जब कभी सेना कूच करती तभी लोगों को यह पता चलता कि युद्ध जारी है, अन्यथा गलतफहमी और परेशानी का कोई कारण नहीं था। विक्रमादित्य के राज्य में लोगों की भलाई ही सबसे प्रधान बात थी। अपनी प्रजा की खुशहाली का हाल जानने के लिए वे स्वयं राज्य भर में प्रवास करते थे। प्रत्येक शहर में वे कुछ दिनों के लिए रुकते और लोगों की समस्याओं के विषय में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करते थे। कल्याण उनकी राजधानी थी। येतागिरी, विक्रमपुर तथा विजयपुर उपराजधानियां थीं। अपने दौरों में वे नगरों में कुछ दिन रुका करते थे। अधिकारियों के शिक्षक। कितना भी सक्षम शासक क्यों ना हो, वो स्वयं सभी कार्यों को नहीं देख सकता। शासक को अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग अधिकारी नियुक्त कर राज्य के विभिन्न भागों में भेजना पड़ता है। उनके पास कुछ अधिकार भी आवश्यक होते हैं। हर बात के फैसले के लिए वे राजा के पास दौड़ दौड़ कर नहीं जा सकते, पर साथ ही अधिकारियों को यह मालूम रहना चाहिए कि यदि उन्होंने अपने अधिकारों का सही उपयोग नहीं किया तथा लोगों की भलाई पर ठीक ढंग से ध्यान नहीं दिया तो उन्हें सजा दी जाएगी। अतः शासक को चाहिए कि अधिकारियों का चयन सावधानी से किया जाए। उनको उतने ही अधिकार दिए जाएं जितना उनके कार्य के लिए जरूरी है। वे कैसा कार्य करते हैं इस पर बारीकी से नजर रखी जाए। विक्रमादित्य के पास योग्य, लगनशील मंत्री तथा सेनापति थे। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि अधिकांश अधिकारी उच्च शिक्षा प्राप्त थे। साहित्य, संगीत तथा कला के प्रति उनमें रुचि थी, किंतु वे अच्छे सैनिक भी थे। युद्ध के दिनों में वे युद्ध भूमि पर जाते थे। शांति के दिनों में वे प्रशासन चलाने में राजा की सहायता तथा शिक्षा के विकास हेतु कार्य करते। साहित्यकारों को वे प्रोत्साहित करते थे। राजा स्वयं कुछ प्रांतों में शासन करते थे। शेष राज्य पर राज्य द्वारा नियुक्त सूबेदार नियंत्रण रखते थे। राजा ने अपने सीधे नियंत्रण में आने वाले राज्य के हिस्सों में अपने भाइयों, लड़कों को सूबेदार नियुक्त किया था। उनको काफी अधिकार दिए गए थे। अपने अधिकारों का सही ढंग से पालन नहीं करने वालों को वे दंडित करते थे। लोगों की भलाई के लिए कार्य करने वाले अधिकारियों को उन्होंने पुरस्कृत किया। वेंगी में राजा के प्रतिनिधि अनंतपाल राजा के प्रति ईमानदार थे तथा अपनी प्रजा को चाहते थे। अच्छे प्रशासन के पुरस्कार के रूप में राजा ने उन्हें पुलिगेरी, बेलवाला, बाणवासी तथा अन्य स्थानों का प्रशासक नियुक्त कर दिया। सभी पंथ समान। विक्रमादित्य की प्रजा में अन्य मतों, शैव, वैष्णव तथा जैन पंथ को मानने वाले लोग थे। राजा स्वयं वैष्णव धर्म को मानते थे, किंतु वे सभी तीनों मतों का समान रूप से आदर करते थे। प्रजा को किसी भी धर्म को स्वीकार करने की पूरी स्वतंत्रता थी। राजा ईश्वर से डरने वाले श्रद्धालु व्यक्ति थे। महिलाओं के प्रति आदर। विक्रमादित्य के शासन में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था तथा वे प्रशासन में हिस्सा लेती थीं। यह धारणा है कि भारत में महिलाओं को अधिक स्वातंत्र्य नहीं है तथा वे एक प्रकार से रसोई घर में कैद रहती हैं, किंतु यह सही नहीं है।
प्राचीन भारत में भी ऐसी कई महिलाएं थीं जो विद्वता के लिए प्रसिद्ध थीं। इतिहास के पृष्ठ इस बात के साक्षी हैं कि कई महिलाएं अच्छी प्रशासक थीं तथा युद्ध भूमि में उन्होंने सेना का नेतृत्व भी किया तथा बहादुरी दिखाई। विक्रमादित्य के समय में महिलाओं को जो स्थान प्राप्त था वो वास्तव में आश्चर्यजनक है। लड़कियों को शिक्षा के लिए सभी सहूलियतें प्राप्त थीं। नृत्य, संगीत तथा अन्य ललित कलाओं में वे निपुण थीं। इसके अतिरिक्त वे राजा को राज कार्य में सहायता पहुंचाती थीं। रानी केतला देवी शिरगुप्प, कोलानूर तथा अन्य नगरों पर राज करती थीं। एक अन्य रानी लक्ष्मी द्रोणपुर में राज करती थी। एक अन्य रानी चंद्रलेखा ने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया। मेलिला महादेवी ने भगवान मल्लेश्वर का मंदिर बनवाया। कला का संरक्षक। युद्ध में प्रवीण राजा विक्रमादित्य शिक्षा और ललित कलाओं के अच्छे संरक्षक थे। उनके दरबार में कई अच्छे कवि तथा शिक्षाविद थे। बिल्हण नामक कवि कश्मीर से आया और राजा के दरबार में रहने लगा। राजा ने इस कवि को विद्यापति की उपाधि दी। बिल्हण कवि ने संस्कृत में विक्रमादित्य चरित्र की रचना की। कविताओं में विक्रमादित्य की महानता के साथ ही शासन प्रणाली तथा लोगों के रहन सहन पर भी प्रकाश पड़ता है। उनके दरबार में विघ्नेश्वर नामक एक बड़े शिक्षा शास्त्री थे। उसने मिताक्षर नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की और विक्रमादित्य ने विक्रमपुर नामक नगर बसाया तथा वहां भव्य मंदिर बनवाया। एक आदर्श शासक। विक्रमादित्य का अर्थ है सूर्य की वीरता, अर्थात जो सूर्य के समान शक्तिशाली हो। विक्रमादित्य निश्चित रूप से शक्तिशाली थे तथा उन्होंने शांति और सुरक्षा का प्रकाश लाया। उनके कार्यकाल में जनता ने शांति और समृद्धि का सुख भोगा। राजधानी कल्याण धनी तथा सुंदर नगर था। सुंदर मंदिरों, दर्शनीय स्थलों तथा चौड़ी सड़कों ने नगर की सुंदरता को बढ़ाया। सभी देशों के राजाओं के लिए वर्षों तक विक्रमादित्य आदर्श रहे। उन्होंने यह दिखा दिया कि राजा को किस प्रकार शक्तिशाली होना चाहिए तथा वो प्रजा की भलाई के लिए शक्ति का उपयोग किस प्रकार करे। उन्होंने यह दिखा दिया कि तलवार उठाने वाले हाथों से न्याय भी होना चाहिए तथा अच्छाई की रक्षा भी होनी चाहिए। वे सभी मतों का समान आदर करते थे। कवियों तथा कलाकारों को उन्होंने प्रोत्साहित किया। स्त्री शिक्षा के लिए पूरी सहूलियतें दी गईं। उन्होंने करीब 50 वर्षों तक शक्ति और समृद्धि पूर्वक राज्य किया तथा भारत के इतिहास में अपने लिए गौरव का स्थान बना लिया। वे बुद्धिमान, चतुर तथा महान शासक थे, इसलिए नए युग का प्रारंभ उनके नाम पर हुआ। तो दोस्तों, अंत में यही कहा जा सकता है कि सम्राट विक्रमादित्य केवल इतिहास के एक महान शासक नहीं थे, बल्कि वे भारतीय संस्कृति, न्याय और आदर्श नेतृत्व के प्रतीक थे। उनके जीवन और शासन से यह संदेश मिलता है कि सच्ची महानता केवल विजय से नहीं, बल्कि प्रजा के कल्याण, धर्म की रक्षा और विद्या के सम्मान से प्राप्त होती है। आज जब नेतृत्व और न्याय के अर्थ पर प्रश्न उठते हैं, तब सम्राट विक्रमादित्य का चरित्र हमें संतुलन, विवेक और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उनकी गाथाएं हमें यह सिखाती है कि शक्ति तभी सार्थक होती है जब वह न्याय और करुणा से जुड़ी हो। सम्राट विक्रमादित्य का नाम सदैव भारतीय इतिहास के आदर्श शासन और सांस्कृतिक गौरव का प्रकाश स्तंभ बना रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।